खुला आसमान, चमचमाती हुई तारों के बीच, बिना बादल के आसमान में मैं अपनी पुरानी डकोटा हवाई जहाज़ को सोए हुए ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर से गुजारते हुए मैं फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा था, क्योंकि इस छुट्टी में मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताना था। मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा, 3:30 बज चुके थे। मैं पेरिस कंट्रोल रूम से बात करता हूँ। पेरिस कंट्रोल रूम, पेरिस कंट्रोल रूम, डकोटा DS 088। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मैं इंग्लैंड की ओर जा रहा हूँ और रेडियो से आवाज़ आती है, डकोटा DS 088, मैं आपको सुन सकता हूँ। आपको 12 डिग्री वेस्ट की ओर मुड़ जाना चाहिए। मैं मैप और कंपास को देखा और जहाज़ के दूसरे ईंधन के टैंक को स्टार्ट कर दिया और डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। मुझे आशा थी कि मैं नाश्ते के समय अपने घर पहुंच जाऊंगा। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। मैं पेरिस से लगभग 150 किलोमीटर आगे निकल चुका था। फिर अचानक मुझे आसमानों में काले बादल दिखाई देने लगे। ये काले बादल बहुत ही घना थे। ऐसा लग रहा था जैसे काले बादलों की आंधी मेरी ओर आ रही है और मैं उसकी ओर बढ़ते जा रहा हूँ। मुझे डर था, शायद मैं इन काले बादलों के बीच से नहीं निकल पाऊंगा और मेरे डकोटा में इतना ईंधन भी नहीं बचा था कि मैं वापस पेरिस की ओर मुड़ सकूं। और मैंने सोच लिया मुझे रिस्क लेना होगा। मैं घर जाने का इरादा बना चुका था और इसलिए रिस्क लेने के लिए बिल्कुल ही तैयार था। मैं अपनी डकोटा के साथ काले बादलों के तूफान में घुस जाता हूँ। मुझे बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कंपास को देखता हूँ पर यह काम करना बंद कर चुका था। मैं रेडियो से पेरिस कंट्रोल रूम में संपर्क करने का प्रयास करता हूँ। पेरिस कंट्रोल रूम, पेरिस कंट्रोल रूम, क्या आप मुझे सुन रहे हो? मैं बादलों में फंस गया हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं कहाँ हूँ? मुझे उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। अब मेरे पास ना ही दिशा निर्धारित करने के लिए कोई यंत्र था और ना ही कंट्रोल रूम से बात करने के लिए रेडियो। ये दोनों ही खराब हो चुके थे। मैंने देखा डकोटा में फ्यूल भी अब बहुत ही कम बचे हुए हैं और मैं काले बादलों की आंधी में अब भी फंसा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तेजी से ईंधन खत्म हो रही थी और मुझे अपनी मौत नज़दीक नज़र आ रही थी। तभी अचानक से मुझे इन काले बादलों के बीच एक दूसरी जहाज़ उड़ती हुई दिखाई दिया और उस जहाज़ का पायलट मुझे इशारे कर रहा था। शायद वह यह कह रहा था कि मैं उसके पीछे पीछे चलूं। मैंने सोचा शायद ये मेरी मदद करना चाहता है। एक दूसरे जहाज़ को तूफान में देखकर मैं खुश हो गया और एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं अपने जहाज़ को उसके पीछे पीछे उड़ाने लगा। वो अपनी जहाज़ को उत्तर दिशा की ओर ले जा रहा था। मैंने भी उत्तर दिशा में अपनी जहाज़ को मोड़ दिया और आधे घंटे तक उसके पीछे पीछे उड़ता रहा। अब मेरे डकोटा में सिर्फ 5 या 10 मिनट उड़ने तक ही फ्यूल बची हुई थी। मुझे डर था कहीं डकोटा में फ्यूल खत्म न हो जाए और तभी वो दूसरी प्लेन नीचे की ओर जाने लगती है। मैं भी अपनी जहाज़ को नीचे की ओर उतारने लगता हूँ और अचानक से ये काले बादल गायब हो जाते हैं और मैं देखता हूँ मेरे आगे एक रनवे है। मैं सुरक्षित एयरपोर्ट में पहुँच चुका था। मैंने जहाज़ को नीचे उतार दिया पर वो दूसरा जहाज़ जो मुझे नीचे उतरने में मदद किया वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। आखिर वो कौन सी जहाज़ थी? कौन था उसका पायलट? मैं सीधा कंट्रोल रूम जाता हूँ और वहाँ पर बैठी एक लेडी से पूछता हूँ, अभी जो मेरे साथ आसमान में एक दूसरी जहाज़ थी वो कौन सी जहाज़ थी और उसमें बैठा हुआ पायलट कौन था? वो मैडम मेरी ओर चकित होकर देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, देखो मेरे रडार में सिर्फ तुम्हारा ही जहाज़ दिख रहा था। आज रात किसी और प्लेन का उड़ान नहीं है। उसके जवाब को सुनकर मैं हैरान हो गया। फिर मेरे साथ जो बादलों के बीच में उड़ रहा था वो कौन था? आखिर कौन था उसका पायलट जो मुझे नीचे उतरने में मदद किया?